Hello everyone, welcome to Synopsys IS. This is Anubhav Dipani, Faculty of Geography Optional and GS at Synopsys. हम लोगों ने अपनी PT 360 की जो सीरीज है वो ऑलरेडी हम स्टार्ट कर चुके हैं. सोशल इश्यूज और पॉलिटी के इंट्रोडक्शनरी वीडियोस भी हम लोग अपलोड कर चुके हैं. अब हम लोग अपना सोशल इश्यूज का पार्ट 2 ला रहे हैं जिसमें हम लोग चिल्ड्रन रिलेटेड करंट अफेयर्स पिछले 5 साल के कवर अप करने वाले हैं. This is me, Anubhav Dipani, and we are going to cover the 5 years current affairs, right? We are going to start the children section. लेकिन करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले हम लोग अपनी वेबसाइट पे चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है. सबसे पहले एज यू कैन सी हियर इज 2020 एंड 50-50 सीरीज, जिसे हम लोग प्रीलिम्स इन 100 टॉपिक्स के नाम से भी जानते हैं. मैं आप लोगों को इसके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं कि इसमें हमारे वो टॉपिक्स और वो वीडियोस होते हैं जिसमें कंटेम्प्रेरी इश्यूज तो नहीं होते, लेकिन जो ट्रेडिशनल टॉपिक्स हैं जिससे यूपीएससी कंटिन्यूसली सवाल पूछता है उनको हम लोगों ने वीडियो और पीडीएफ के फॉर्म में इसमें इन्वॉल्व किया है. इसके अलावा मेन्स इन 300 टॉपिक्स वो एक कोर्स है जिसमें हम लोग मेंस की प्रिपरेशन करते हैं. उसमें हम लोगों ने 300 टॉपिक्स ऐसे सेलेक्ट करके रखे हैं जिससे यूपीएससी कई बार रिपीटेटिव हो जाता है. इसके अलावा जो स्पेशल कोर्सेस हैं हमारे पास, दैट इज 2020, 50-50, PT 360 जो हम लोग अभी वीडियो बना रहे हैं जिसका. इसके अलावा मेन सीट गारंटी प्रोग्राम जो लॉन्च हुआ है, ये 3 अलग अलग लेवल पे रहेगा, जिसमें लेवल 1 में फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोज विल बी अवेलेबल, और कोर्स 2 और कोर्स 3 जो रहेगा उसके लिए आपको एनरोल करना पड़ेगा. इसके अलावा आप कॉम्बो कोर्सेज भी ले सकते हैं 2020 एंड 50-50 के प्लस PT 360. ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कोर्स है क्योंकि इसमें आपका सारा का सारा करंट अफेयर्स और जो ट्रेडिशनल टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे प्रीलिम्स के लिए कवर अप हो जाते हैं. एज यू कैन सी ये जो PT 360 जिसको हम लोग कवर कर रहे हैं ये हमारी अप्रोच है. इस अप्रोच के बारे में हमारी जो पूरी प्रोसेस रहने वाली है इसके बारे में कृष्णा सर ऑलरेडी अपने एक वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं, राइट. तो अब हम लोग अपने करंट अफेयर्स के वीडियोस पर आते हैं. सबसे पहले हम लोग चिल्ड्रन में इंटरनेशनल इनिशिएटिव स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है दैट इज चाइल्ड वेल बीइंग इंडेक्स. ये वर्ल्ड विजन इंडिया जो एक एनजीओ है और इंडिया के एक और रिसर्च इंस्टीट्यूट IFMR लीड के साथ मिलकर लॉन्च किया गया है. इसमें मेन 3 कैटेगरीज के बारे में हम लोग बात करेंगे जिसमें इंडिविजुअल डेवलपमेंट, पॉजिटिव रिलेशनशिप एंड प्रोस्पेक्टिव कंटेक्स्ट के बारे में बात करेंगे. जब हम लोग इंडिविजुअल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इसमें हेल्थ रिलेटेड जो डेवलपमेंट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसे एक अलग से कैटेगरी में रखा गया है. नेक्स्ट इज फ्यूचर फॉर द वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट. इसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज WHO ने लॉन्च किया है. इसके साथ साथ जो जॉइंट इनिशिएटिव है WHO के साथ वो यूनिसेफ और लैंसेट मेडिकल जर्नल का भी है. इसके जो पैरामीटर्स हैं अगेन हेल्थ, फ्यूचर और क्लाइमेट चेंज के बारे में हम लोग इसमें बात करेंगे. जो मेन एम है इसका वो ये है कि जो चिल्ड्रन है, जो चाइल्ड है, उसका ओवरऑल वेल बीइंग कैसा है, मतलब उसकी हेल्थ से लेके उसके आसपास का जो क्लाइमेट है, उसकी प्रॉस्पेरिटी से रिलेटेड, उसकी एजुकेशन से रिलेटेड सारी की सारी चीजों को इसमें पैरामीटर बनाया गया है और किस तरीके का डेवलपमेंट इसमें होना चाहिए उसकी बात की गई है. फ्लरिशिंग इंडेक्स एक अलग इंडेक्स है जो इस फ्यूचर चिल्ड्रन रिपोर्ट के अंडर ही आता है. फ्लरिशिंग इंडेक्स बेसिकली इसमें हम लोग सर्वाइविंग और थ्राइविंग की बात करते हैं. सर्वाइविंग इन द सेंस किसी भी एक बच्चे को सर्वाइव करने के लिए कौन कौन से कंपोनेंट्स की जरूरत रहती है, और दूसरी जो चीज है दैट इज थ्राइविंग. थ्राइविंग का मतलब होता है संपन्नता, जिसे हम लोग प्रॉस्पेरिटी भी कहते हैं, प्रॉस्परसनेस कहते हैं. तो सर्वाइविंग की जब हम बात करते हैं इस फ्लरिशिंग इंडेक्स में, फ्लरिशिंग इंडेक्स नाम से ही पता चल रहा है कि फ्लरिशिंग फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं हम. जब हम सर्वाइविंग इंडेक्स में आते हैं, इस रिपोर्ट के सर्वाइविंग इंडेक्स में, तो इसमें हम लोग चाइल्ड सर्वाइवल से लेकर उसके हेल्थ, हाइजीन, सैनिटेशन या फिर एक्सट्रीम पॉवर्टी की बात करते हैं. लेकिन जब हम इसके थ्राइविंग वाले पोर्शन या थ्राइविंग एजुकेशन में आते हैं तो हम लोग ऐसे पैरामीटर्स इसमें लेते हैं कि जिससे उसकी जो लाइफ है वो ज्यादा प्रॉस्परस हो सके. तो इसमें हम लोग एजुकेशन अचीवमेंट्स, ग्रोथ, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्टिव फ्रीडम, प्रोटेक्शन फ्रॉम वायलेंस एटसेट्रा एटसेट्रा इन चीजों की बात करते हैं. तो बेसिकली इस रिपोर्ट ने अपने इंडेक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है कि सर्वाइवल के लिए क्या क्या जरूरी है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, और जब एक बच्चे को बहुत ज्यादा प्रॉस्परस लाइफ जीनी है, मतलब एक हंसी खुशी वाली लाइफ जीनी है, तो उसके जो पैरामीटर हैं उसका इंडेक्स अलग है जिसे हम लोग थ्राइविंग कहेंगे. इक्विटी इज ऑल्सो अ टर्म यूज इन दिस. गिनी कोफिशिएंट के नाम से हम लोग इसको जानते हैं. गिनी कोफिशिएंट से बेसिकली इसको कैलकुलेट किया जाता है. गिनी कोफिशिएंट क्या होता है? ये बेसिकली एक मेजर है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का. मैं पूरी की पूरी पॉपुलेशन की इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक पॉपुलेशन मतलब एक कम्युनिटी की पॉपुलेशन की जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसे गिनी कोफिशिएंट कहते हैं. ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द राइट्स ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड. दैट इज इसे हम लोग CRC या फिर UNCRC के नाम से भी जानते हैं. ये बेसिकली एक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ट्रीटी है जो सिविल, पॉलिटिकल,
इकोनॉमिक, सोशल, हेल्थ या फिर कल्चरल राइट्स जो होते हैं किसी भी चिल्ड्रन के, उसके बारे में बताती है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज दिस इज द वेरी फर्स्ट लीगल बाइंडिंग इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट, मतलब जो भी इस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर, जो भी इस कन्वेंशन के अंडर मेंबर आता है या फिर जो उसको रेटिफाई करता है या फिर जो वो उसको इंप्लीमेंट करता है, तो उस मेंबर स्टेट को ये सारी की सारी चीजें जो गाइडलाइंस के अंडर आएंगी उनको इंप्लीमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। बेसिकली एक तरीके से बाइंडिंग हो जाता है, ठीक है। और बाइंडिंग इसलिए हो जाता है क्योंकि ये किसी भी चाइल्ड राइट्स के जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं उसको पूरी तरीके से कवर कर लेती है, चाहे वो पॉलिटिकल राइट हो, सिविल राइट हो, इकोनॉमिक राइट हो, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट। यहां पर डेफिनेशन भी दी गई है चाइल्ड की। तो बेसिकली चाइल्ड जो टर्म है वो उसके लिए यूज किया जाएगा जिसकी एज 18 से कम होगी। आप इस चीज को ध्यान रखिएगा कि हर ऑर्गेनाइजेशन, हर कन्वेंशन या फिर हर बॉडी या हर रिपोर्ट चाइल्ड की डेफिनेशन एक जैसी नहीं रखती है। चाइल्ड की डेफिनेशन अलग अलग बॉडीज और अलग अलग रिपोर्ट के हिसाब से अलग अलग होती है, तो उन डेफिनेशंस को आपको अलग अलग पर्सपेक्टिव में भी याद करना पड़ेगा। कई डेफिनेशंस ऐसी मिलेंगी आपको जिसमें चाइल्ड की जो मिनिमम एज है, जो मैक्सिमम एज है, बेसिकली 18 रखी जाती है कि 18 से कम उम्र का जो होगा वो बच्चा कहलाएगा। कई जगह वो एज 16 ईयर्स है, कई जगह वो एज 14 ईयर्स है। वो डेफिनेशन कैसे चेंज होती है हम लोग आने वाले वीडियोस में देखेंगे, राइट। तो ये जो हमारी यूएनसीआरसी है ये डिफाइन करती है चाइल्ड को जिसकी एज जो है, जिसकी उम्र जो है वो 18 साल से कम है। और इसमें हम लोग एज ऑफ मेजॉरिटी की भी बात करते हैं। एज ऑफ मेजॉरिटी सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूं तो बालिग होना, ठीक है। तो एज ऑफ मेजॉरिटी भी अलग अलग देशों में या अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग हो सकती है। इंडिया की हम बात करें सो दैट इज 18 ईयर्स। इसी से रिलेटेड एक कमिटी है दैट इज यूएन कमिटी ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, काफी पॉपुलर है, इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, बट इवन देन लेट्स रिवाइज इट। ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होती है कि ये जो हमारा यूएनसीआरसी का कन्वेंशन हुआ है तो उसमें जो गाइडलाइंस दी गई हैं उसका इंप्लीमेंटेशन सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी जो देखरेख होती है वो यूएन कमेटी करती है जो चाइल्ड राइट्स पर काम करती है। इसके अलावा जो भी गवर्नमेंट, बेसिकली जो भी मेंबर स्टेट इस कन्वेंशन को सिग्निफाई करते हैं, इस कन्वेंशन के अंडर आते हैं, तो वो उन गाइडलाइंस को इंप्लीमेंट करेंगे। अब अगर उन्होंने उस गाइडलाइंस को इंप्लीमेंट किया है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका एक डाटा बनेगा, दैट मींस वो अपनी एक रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे। उस रिपोर्ट को हर एक कंट्री या स्टेट मेंबर की जो गवर्नमेंट है उस रिपोर्ट को इस यूएन कमिटी के सामने पेश करेगी कि हमने ये काम किए हैं। और ये इतनी लंबी प्रोसेस क्यों है? क्योंकि जो कन्वेंशन की गाइडलाइंस हैं वो बाइंडिंग है। तो बाइंडिंग है दैट मींस आपको रिपोर्ट बना के सबमिट करनी पड़ेगी, तभी पता चलेगा यूएनसीआरसी को और यूएन कमिटी को कि आप एक्चुअली में उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, राइट। इंडिया भी इसका मेंबर है, इसीलिए इसकी मेंबरशिप इंपॉर्टेंट हो जाती है। 1992 में इंडिया ने इसको रेटिफाई किया था। इसके 3 अलग अलग ऑप्शनल प्रोटोकॉल है, वो देख लेते हैं हम लोग, जो आपके मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शनल प्रोटोकॉल ईयर 2000 का है। ये बेसिकली किसी भी बच्चे को किसी भी तरीके के मिलिट्री कन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व करने के लिए रेस्ट्रिक्ट करती है, ठीक है। अगर एक्सटर्नल मिलिट्री वॉर हो रहा है या फिर किसी तरीके का सिविल वॉर हो रहा है और उसमें अगर मिलिट्री या आर्म्ड फोर्सेस इन्वॉल्व हैं, इंक्लूडेड हैं, तो उसमें किसी भी तरीके के बच्चे को, यानी कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे को, अब हम इसमें 18 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यूएन कन्वेंशन है जो चाइल्ड है उसकी डेफिनेशन 18 से कम रखी है। तो किसी भी 18 साल से कम उम्र को के व्यक्ति को या बच्चे को किसी भी तरीके के मिलिट्री ऑपरेशन में शामिल नहीं किया जाएगा। ये फर्स्ट ऑप्शनल प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट हम लोग सेकेंड ऑप्शनल प्रोटोकॉल पे आते हैं। ये भी ईयर 2000 का है। ये बेसिकली चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन के अगेंस्ट काम करती है कि चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन नहीं होना चाहिए, चाइल्ड पोर्नोग्राफी नहीं होनी चाहिए, या फिर बच्चों को बाजार में बेचना फॉर सेक्सुअल एक्टिविटीज, इसके अगेंस्ट काम करती है। एंड थर्ड ऑप्शनल प्रोटोकॉल जो है वो 2011 में लाया गया था। ये बेसिकली कंप्लेंट्स से रिलेटेड जो कम्युनिकेशंस होते हैं उस पर काम करती है। ओके, यहां पर आप मैप देख सकते हैं। ये मैप सिर्फ इस चीज के लिए रखा गया है बिकॉज यू कैन सी यूएसए हियर एंड यू कैन सी द साइन हियर, कि यूएसए ने इस यूएन कन्वेंशन को साइन जरूर किया है लेकिन रेटिफाई नहीं किया। सो इंडिया इज अ मेंबर ऑफ दिस बट यूएसए इज नॉट।
चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, हेग कन्वेंशन ऑन द सिविल एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल चाइल्ड अबडक्शन 1983-85। 83 और 85 यहां पर दोनों ईयर इसलिए लिखे क्योंकि बात चालू हो चुकी थी 1983 से, लेकिन इसको ऑन ग्राउंड इंप्लीमेंट होते होते 1985 आ गया। तो अगर कोई कहता है कि भाई इंप्लीमेंटेशन कब हुआ है, तो 1985 को हुआ है, लेकिन जो इसकी प्रोसेस है वो 1983 से शुरू हो चुकी थी। ये बेसिकली रॉन्गफुल रिटेंशन जो होता है बच्चों का, उसको खत्म करने की कोशिश करता है, बच्चों को रॉन्गफुल रिटेंशन से प्रोटेक्ट करता है। रॉन्गफुल रिटेंशन बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूं, रिटेंशन मतलब ऐसा होता है कि मान लीजिए कोई सिविल वॉर चल रहा है, कोई बहुत ज्यादा टफ या डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाती है, तो जो बच्चे हैं वो कई बेघर हो जाते हैं एक तरीके से, राइट। तो अपने शहर से बाहर उनको ले जाया जाता है, या फिर अपने स्टेट से बाहर, या फिर अपने देश से बाहर। तो ये बेसिकली की रॉन्गफुल रिटेंशन के अंडर आता है। अब उन बच्चों को बेसिकली वापस लाना होता है। तो ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कहीं सिविल वॉर चल रहा था अफ्रीका में किसी एक देश में, तो बच्चे को आपने उस सिविल वॉर से बाहर निकाल लिया तो उसको साउथ अमेरिका छोड़ के आ गए, नहीं। उसका जो बेसिकली नेचुरल हैबिटेट है बच्चे का, ठीक है, जो हैबिचुअल हैबिटेट है, उसी के अंदर बच्चे को आपको वापस एस्टैब्लिश करना है ताकि उसको घर वाली फीलिंग आए। फॉर एग्जांपल अगर कंट्री ए में अगर सिविल वॉर चल रहा है और आपने उस बच्चे को वहां से निकाल के कंट्री बी में रख दिया, तो उसको जो घर वाली फील है वो तो नहीं आ रही ना। तो फिर बच्चे को सिविल वॉर से निकालने का मतलब ही क्या हुआ, जब वो अपने घर नहीं जा पा रहा है या फिर वो अपने नेचुरल हैबिटेट में नहीं है। तो ये इस चीज के लिए काम करती है। इसमें राइट्स ऑफ एक्सेस चिल्ड्रन का इसमें इसके अंडर ही आता है, और यहां पर ये इंश्योर किया जाता है कि बच्चा जो अपने घर लौट रहा है वो बेसिकली उसका हैबिचुअल रेसिडेंट हो। इसमें एट प्रेजेंट 101 स्टेट मेंबर्स हैं जो इस कन्वेंशन को फॉलो करते हैं, वो इसके पार्ट हैं। इंडिया इसका सिग्नेटरी अभी तक नहीं है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग हेग अडॉप्शन कन्वेंशन 1993। ये हमारे लास्ट टॉपिक से ही रिलेटेड है। ये बेसिकली नो आई एम सो सॉरी, ये लास्ट टॉपिक से रिलेटेड नहीं, आई एम सो सॉरी। हेग अडॉप्शन कन्वेंशन जो है वो बेसिकली इंटरनेशनल अडॉप्शन से डील करता है। इसके अलावा चाइल्ड ट्रैफिकिंग या फिर जो चाइल्ड लॉन्ड्रिंग होती है उसके अगेंस्ट में भी काम करता है, जिसमें करप्शन या फिर अब्यूज या फिर एक्सप्लॉयटेशन सारी चीजें शामिल होती हैं। ये बेसिकली एक तरीके का रिकॉग्निशन प्रोवाइड करता है कि जो इंटर गवर्नमेंटल या फिर इंटरनेशनल जो अडॉप्शन होते हैं उसको सपोर्ट करता है। मतलब अडॉप्शन सिर्फ एक देश के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर इंडिया के कोई पेरेंट्स हैं, अगर वो किसी अफ्रीका की बच्ची को अडॉप्ट कर रहे हैं, तो ये जो हेग अडॉप्शन कन्वेंशन है उसको सपोर्ट करता है। लेट्स सी इफ देयर इज अ प्रोसेस ऑफ अडॉप्शन, देयर आर नो बाउंड्रीज। ठीक, द कन्वेंशन ऑपरेट्स थ्रू अ सिस्टम ऑफ नेशनल सेंट्रल अथॉरिटीज। तो ये पूरा का पूरा जो कन्वेंशन है इस नेशनल सेंट्रल अथॉरिटी के अंडर ही काम करता है। यूएन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ द चाइल्ड ऑब्वियसली इसके साथ ही है, और इंडिया ने इसको भी रेटिफाई किया हुआ है। तो देखिए कन्वेंशन जो होते हैं, बॉडीज जो होती हैं, कुछ ऐसी बॉडीज होती हैं इंडिया जिनका मेंबर नहीं है, लेकिन इवन देन वो इंपॉर्टेंट हो जाती है, जैसे नाटो, NATO, राइट। लेकिन कुछ ऐसी बॉडीज होती हैं जिनकी न्यूज बहुत ज्यादा नहीं आती है, लेकिन इंडिया अगर उनका मेंबर है तो वो हमारे सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि इंडिया जिन जिन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या बॉडीज या कन्वेंशन का मेंबर होता है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे इंटरनेशनल रिलेशन के सिलेबस में ऑटोमेटिकली आ जाता है। सो यू नीड टू फोकस ऑन दैट पॉइंट। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं अपने चिल्ड्रन के नेशनल इनिशिएटिव के। ये हमारा इंटरनेशनल इनिशिएटिव था। नेशनल इनिशिएटिव में वेरी फर्स्ट इज नेशनल चाइल्ड पॉलिसी 2013। इसके बारे में हम लोग जानते हैं। बेसिकली इसके दो एम है, एम तो एक ही है, लेकिन हम लोगों ने इसको दो पॉइंट्स में डिवाइड किया है कि जो सोशल सेफ्टी है वो बच्चे को हमको प्रोवाइड करना है, ताकि जो नर्चर है, जो पोषण भरण है बच्चे का, वो बहुत ज्यादा अच्छे से हो सके। और इस पूरी की पूरी जो परवरिश होती है उसमें सर्वाइवल, हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, प्रोटेक्शन, ये सारी की सारी चीजें इन्वॉल्व रहती है। इसमें भी जो चिल्ड्रन की डेफिनेशन दी गई है, अगेन यूएन कन्वेंशन से ही मैच करते हैं, और इंडिया में तो वैसे भी हम लोग 18 साल से जो कम उम्र के लोग रहते हैं उनको बच्चों के ग्रुप में देखते हैं। यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है दैट चिल्ड्रन आर नॉट होमोजीनियस ग्रुप। ठीक है ना, इनको एक अलग तरीके का रिस्पॉन्स चाहिए होता है। ठीक है, जैसे कि 18 साल से ज्यादा के लोग हैं, तो उनको आप एक कम्युनिटी को, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को, पर्टिकुलर सेक्शन को या फिर पर्टिकुलर ग्रुप को आप होमोजीनियस ग्रुप बोल सकते हो और उनको एक ही तरीके के रिस्पॉन्स दे सकते हो। लेकिन 18 साल से जो कम उम्र के होते हैं, जिनको हम लोग चिल्ड्रन कैटेगरी में डिफाइन कर रहे हैं, हर एक अलग अलग इंडिविजुअल का अलग अलग रिस्पॉन्स होता है, तो वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं चीजें। ठीक है, इसलिए नेशनल चाइल्ड पॉलिसीज क्वाइट इंपॉर्टेंट। इसमें जो नेशनल एक्शन प्लान फॉर चिल्ड्रन है, NPAC,
ये 2016 का जो है ये बेसिकली 2013 की पॉलिसी से लिंक करता है, और प्रायोरिटीज जो प्रायोरिटी एरियाज हैं 2016 और 2013 वाले, उनके काफी प्रायोरिटी एरियाज कॉमन है, एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं एक दूसरे के इनिशिएटिव को सपोर्ट भी करते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, दैट इज एनसीपीसीआर। ये बेसिकली स्टैच्यूटरी बॉडी है, नेशनल और स्टेट लेवल दोनों पे ये काम करती है। इसका जो सेटअप किया गया था वो अगेन प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005 के अंडर किया गया था। और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आएगा? ऑब्वियस सी बात है कि अगर बच्चों की बात हो रही है तो यहाँ पे वुमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री आएगी। जैसे वुमेन का हम लोगों ने सोशल इशू में पोर्शन कवर किया था, तो वो वुमेन मिनिस्ट्री के अंडर आएगा। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द माइनॉरिटीज, तो वो माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंडर आएगा। दिस इज काइंड ऑफ यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑन योर ओन। तो ये है क्या बेसिकली? ये जो हमारा एनसीपीसीआर है, इट्स अ काइंड ऑफ अ ऑनलाइन कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ये बेसिकली जो कमीशन के पास जो कंप्लेंट्स आती हैं ऑफेंडर्स के अगेंस्ट में, हम लोग यहाँ पे पॉस्को एक्ट की भी बात कर रहे हैं 2012 में, तो वो जो कंप्लेंट का जो पूरा मैनेजमेंट होता है, कंप्लेंट का जो पूरा सिस्टम होता है, उसको वो काफी ईजी बना देता है। नेक्स्ट, जो मैंने आपको पिछले 2-3 टॉपिक्स पहले कहा था कि हर एक जो चिल्ड्रन की या चाइल्ड की जो डेफिनेशन होती है वो एज कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग होती है। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो फैक्ट्री एक्ट है 1948 का, वहां पर जो चाइल्ड एज है, चिल्ड्रन एज है, वो लेस देन 15 मानी जाती है। अगर हम लोग चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 की बात करते हैं तो उसमें लेस देन 14 मानी जाती है। पॉक्सो एक्ट 2012, इसमें हम लोगों ने 18 से कम उम्र को बच्चा माना है। नेशनल चाइल्ड पॉलिसी 2013, जिसको पढ़ा हमने, अगेन 18 इयर्स। लेकिन जब हम जेजे एक्ट की बात करते हैं, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015, जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसमें हम लोग जो एज है वो 16 मानते हैं। तो आपको ये डेफिनेशन जो है, कौन सी बॉडी, कौन सा कन्वेंशन चिल्ड्रन की कौन सी डेफिनेशन की बात कर रहा है एज के हिसाब से, उसको भी ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग पीसीपी एंड डीटी एक्ट 1994। दिस इज बेसिकली प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन एक्ट। बेसिकली यहां पर इस कंटेक्स्ट में यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला है कि अगर कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट या फिर कोई भी मेडिकल पर्सन इस तरीके की टेक्निक का इस्तेमाल करता है कि यह पता चल सके कि गर्भ में जो बच्चा है वो बेबी बॉय है या फिर बेबी गर्ल है, जिससे बेसिकली कन्या भ्रूण हत्या जुड़ी हुई है, तो अगर इस तरीके का कोई भी काम गायनेकोलॉजिस्ट या कोई भी मेडिकल पर्सन करता है तो उसका जो लाइसेंस है वो लाइफ टाइम के लिए सस्पेंड हो जाएगा, और ये एक पूरी तरीके से क्रिमिनल ऑफेंस भी है। तो बेसिकली क्या है, कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए हम लोग ये काम करते हैं। की फीचर्स देख लेते हैं, ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं कि सेक्स सिलेक्शन जो टेक्निक होती है उस पे पूरा का पूरा बैन लगेगा, यानी लड़का लड़की, नो भेदभाव, नो डिस्क्रिमिनेशन थिंग गोइंग ऑन। इसके अलावा ऐसी टेक्निक्स बेसिकली जिससे सेक्स सिलेक्शन के थ्रू अबॉर्शन होता है, वो जो टेक्निक है उसका जो मिसयूज हो रहा है उसको भी रोकना है। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन ऑफ सेंटर्स, प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टिजमेंट, मतलब ऐसी एडवर्टिजमेंट की भाई इफ यू नीड अ बेबी बॉय एटसेट्रा एटसेट्रा, कॉन्टैक्ट वगैरह वगैरह चीजें, इस तरीके की जो एडवर्टिजमेंट है वो भी पूरी तरीके से क्या होगी, बैन होंगी। और प्रॉपर रिकॉर्ड्स हर एक इंस्टीट्यूट को मेंटेन करना होगा कि इस तरीके की एक्टिविटी तो कहीं नहीं चल रही है उनके पास, ठीक है। और जो एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज होंगी जो इस 1994 के एक्ट के अंडर काम करेगी, उनके पास जो पावर होगा वो सिविल कोड जितना ही होगा। तो लाइसेंस उनका सस्पेंड करना, लाइसेंस उनका कैंसिल करना, या फिर उन पर फाइन लगाना, या फिर उन पर पनिशमेंट लगाना, ये सारी की सारी चीजें वो एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज कर सकती हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग प्रोविजन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, दैट इज पॉक्सो एक्ट। ये अगेन काफी फेमस एक्ट है। ये बेसिक इसका ऑब्जेक्टिव जो है काफी इजी है। हम लोग ने अभी डेफिनेशन पढ़ी थी कि 18 साल से कम उम्र को हम लोग इसमें चाइल्ड कैटेगरी में रखते हैं। इसका ये है कि जेंडर न्यूट्रल लॉ है, मतलब 18 से कम उम्र का कोई बच्चा है तो उसको सिर्फ चाइल्ड ही माना जाएगा, उसमें बॉय या फिर गर्ल इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है। और जो मेन इसका ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो सेक्सुअल असॉल्ट्स होते हैं या फिर सेक्सुअल अब्यूज होता है बच्चों का, उसको रोकना है, ठीक है। यू कैन सी दिस पेनिट्रेटिव असॉल्ट, नॉन पेनिट्रेटिव असॉल्ट, यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सेक्सुअल हरासमेंट या फिर पोर्नोग्राफी भी इसमें आ जाती है, या फिर एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट, अगर मान लीजिए ऑफेंडर जो है वो रिलेटिव है, इवन देन वो इसके अंडर आएगा। या फिर सेक्सुअल ऑर्गन्स में अगर इंजरीज वाले केसेस हो गए, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर इस एक्ट में अगर कोई साबित हो जाता है कि हाँ ही इज द क्रिमिनल वन, तो उसमें जो डेथ पेनल्टी है, मैक्सिमम पनिशमेंट वो दी गई है। ये हमेशा से नहीं थी डेथ पेनल्टी वाला, लेकिन 2019 में इस पॉक्सो एक्ट में अमेंडमेंट किया गया था एंड डेथ पेनल्टी वाला जो क्लॉज है इसको बाद में जोड़ा गया था।
एक और इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, कंसेंशुअल सेक्सुअल एक्ट्स आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ prosecutes any person including a child for engaging in sexual act even if it was consensual। सी इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए, 18 साल से अगर कम उम्र का कोई बच्चा है और अगर वो अपनी मर्जी से भी किसी के साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व हुआ है, उसमें उस बच्चे का कंसेंट है, तब भी इसको एक क्रिमिनल एक्टिविटी ही माना जाएगा उस आदमी के लिए जो 18 साल से ऊपर का है और उस बच्चे के साथ वो सेक्सुअल रिलेशन स्टैब्लिश कर रहा था। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब ये बोला है, या फिर हम इस पॉक्सो एक्ट में ये मानते हैं कि 18 से कम उम्र का तो बच्चा ही है, सो ही हैज नॉट दैट मेंटल मैच्योरिटी कि वहां कहां पर उसको कंसेंट देना चाहिए और कहां पर उसको कंसेंट नहीं देना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ठीक है, तो इस एक्ट के अंदर जो स्पेशल कोर्ट्स हैं स्पीडी ट्रायल के लिए, वो ऑब्वियसली स्टैब्लिश की जाएंगे, क्योंकि सेक्सुअल असॉल्ट चाहे पॉक्सो एक्ट में हो या फिर रेप विक्टिम्स के लिए हो, स्पेशल कोर्ट्स स्टैब्लिश किए ही जाते हैं। रिलीफ और रिहैबिलिटेशन का काम करेंगे, लॉन्ग टर्म रिहैबिलिटेशन भी होगा। लॉन्ग टर्म रिहैबिलिटेशन मतलब बेसिकली उसका जो मेंटल हेल्थ है या फिर उसकी साइकोलॉजी है किस तरीके से धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है, इस पर ध्यान दिया जाएगा। और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की जो रिपोर्ट है वो बेसिकली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जो लोकल पुलिस के कांटेक्ट के साथ मिलकर बनाई जाती है। ओके, ये हम लोगों ने पॉक्सो एक्ट पढ़ा था, अब हम लोग पॉक्सो रूल्स पढ़ रहे हैं 2020। उसमें सिर्फ एक्ट था, लेकिन इसमें थोड़ी सी गाइडलाइंस भी अलग से ऐड की गई हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया था कि पॉक्सो एक्ट जो है अमेंडमेंट वाला 2019 वाला, उसमें हम लोग कौन कौन से रूल्स या गाइडलाइंस हम लोग दे रहे हैं। पुलिस वेरिफिकेशन ऑफ स्टाफ मैंडेटरी फॉर ऑल इंस्टीट्यूशन कमिंग इन रेगुलर कॉन्टैक्ट विद चिल्ड्रन। तो बेसिकली पुलिस वेरिफिकेशन इसमें होता है कि जिस बच्चे का सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हुआ है तो उसके कांटेक्ट में जो रेगुलर लोग आते हैं उन सब की इन्वेस्टिगेशन इसमें होनी चाहिए, राइट। इसमें पुलिस पर्सोनल एंड फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ऑब्वियसली इसमें शामिल रहेंगे। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी जो है वो इंप्लीमेंट करेंगी सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए, और इसमें जीरो टॉलरेंस की जो पॉलिसी है वो भी अडॉप्ट की जाएगी। ठीक है, देखिए ये कंटेंट है काफी, इसको जो मैं बता रहा हूं वैसे तो हम लोगों ने इसको सिनॉप्टिक वे में बनाया है और मैं आपको बता भी बहुत इजी लैंग्वेज में रहा हूं कम करके, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पूरा का पूरा पढ़ें इसको, तो या तो आप इसको पॉज करिए एंड पॉज कर करके आप इस पूरे कंटेंट को वर्ड बाय वर्ड भी पढ़ सकते हैं, या फिर अगर आपको अभी सिर्फ वीडियो देखना देन आपको पीडीएफ चाहिए तो आप इसके लिए एनरोल कर सकते हैं, क्योंकि जो वीडियोस हैं पीटी 360 के वो तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, लेकिन अगर आप एनरोल करते हैं तो पीडीएफ विल बी प्रोवाइडेड टू यू। ठीक, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के लिए यहां पर कुछ चीजें हैं। पीरियोडिक ट्रेनिंग जो है वो सारे के सारे लोगों को दी जाएगी। बेसिकली क्या है कि सेंसिटिविटी जो है लोगों के अंदर बढ़ाई जाएगी कि अगर कोई ऐसा विक्टिम है या फिर अगर आपके आसपास कोई ऐसी सिचुएशन है या फिर नहीं भी हुई है और उसको रोकना है, तो उस सिचुएशंस को आपको किस तरीके से हैंडल करना है, अपने आसपास का जो एनवायरमेंट है वो कितना प्रोटेक्टेड बनाना है बच्चों के लिए। नेक्स्ट इज एज एप्रोप्रिएट एजुकेशन मटेरियल एंड करिकुलम फॉर चिल्ड्रन। बेसिकली पर्सनल सेफ्टी की हम लोग बात करते हैं, इमोशनल वेलबींग की बात करते हैं, मेंटल वेलबींग की बात करते हैं, चाइल्ड हेल्पलाइन भी इसी के अंडर आता है। नेक्स्ट इज फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स, दैट इज एफटीएससी, रेप और पॉक्सो विक्टिम्स के लिए। अभी 1000 प्लस ऐसे कोर्ट्स हैं जो नेशनल मिशन फॉर सेफ्टी ऑफ वुमेन के अंडर चल रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंडर आता है, और जो फाइनेंसिंग है वो 60% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है और जो 40% है वो स्टेट गवर्नमेंट या फिर यूनियन टेरिटरी की तरफ से आती है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, दैट इज इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम, दैट इज ICPS। ये पूरी तरीके से सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसका जो मेन एम है वो ये है कि एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट बनाना है हमें बच्चों के लिए, और किसकी पार्टनरशिप से? गवर्नमेंट और सिविल सोसाइटी की पार्टनरशिप से। यानी कि गवर्नमेंट खुद ब खुद इनिशिएटिव कर रही है वो ठीक है, लेकिन जब तक सोसाइटी का, लोगों का, यंग जनरेशन का, एजेड एक्सपीरियंस लोगों का, जब तक उस गवर्नमेंट के इनिशिएटिव को सपोर्ट नहीं मिलेगा, ये पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं होने वाला है। तो इसका मेन एम ये है कि जो प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट बनेगा बच्चों के लिए, उसके लिए गवर्नमेंट को भी काम करना पड़ेगा, पुलिस को भी काम करना पड़ेगा, और जो हमारी सोसाइटी है, जो लोग हैं, उनको भी काम करना पड़ेगा, राइट। इसका जो डाटाबेस है चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज का, इसका पूरा का पूरा मैनेजमेंट किया जाएगा और चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम का भी इसमें यूज किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी। ऑब्वियसली इसको स्टेट गवर्नमेंट या फिर यूनियन टेरिटरी की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उसको स्टैब्लिश करेंगे। ऑब्जेक्टिव अगेन इसका, आइडेंटिफाइंग फैमिलीज एंड चिल्ड्रन एट रिस्क, प्रिवेंट डेस्टिट्यूशन ऑफ चिल्ड्रन। जिन बच्चों का सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो चुका है हम तो उनके लिए काम कर ही रहे हैं, लेकिन हमें इस चीज का भी ध्यान रखना है कि जो बच्चे अभी तक
सेफ हैं उन्हें आगे भी हम लोग प्रोटेक्टेड रखें। इसीलिए दिस इनिशिएटिव इज बेसिकली अ काइंड ऑफ जॉइंट इनिशिएटिव। और ये जेजे एक्ट 2000 के अंडर आता है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज इसको यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से मिलते हैं। जेजे एक्ट अभी हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज इंडिया न्यूबॉर्न एक्शन प्लान, INAP। ये जो प्रिवेंटेबल न्यूबॉर्न डेथ्स हैं उसको जो न्यूबॉर्न डेथ्स हैं उनको रोकने के लिए, उनको प्रिवेंट करने के लिए है। और ये हमारा टारगेट ये है कि 2030 तक ये जो न्यू नेटल मोर्टेलिटी है ये पूरी की पूरी खत्म हो जानी चाहिए और नेशनल हेल्थ मिशन में आना चाहिए, यानी कि जो बेबी पैदा हो रहा है इट शुड बी कंप्लीटली हेल्दी। नेक्स्ट आरंभ इनिशिएटिव, ये एक ऑनलाइन पोर्टल है, वो बच्चों का जो ऑनलाइन सेक्सुअल अब्यूज होता है, बेसिकली अगर एक तरीके से कहें तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी के बारे में बात कर रहा है, तो उसको पूरी तरीके से खत्म करना है। यानी किसी भी तरीके की चाइल्ड पोर्नोग्राफी या फिर ऑनलाइन सेक्सुअल जो अब्यूज होता है बच्चों का वो नहीं होना चाहिए, और आरंभ इनिशिएटिव इसी के साथ इसी के लिए काम करता है। यूके का एक इंटरनेट वॉच फाउंडेशन है, उसके साथ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन ने कोलैबोरेट किया है और उसको स्टार्ट किया है। नेक्स्ट इज सेफ चाइल्डहुड प्रोग्राम। इसमें जो 3 साल की उम्र से लेकर 10 साल की उम्र तक के बच्चे हैं उनको टारगेट करके ये प्रोग्राम चलाया गया है। ये बेसिकली क्या है कि सेक्सुअल, इमोशनल या जो फिजिकल अब्यूज होता है बच्चों का, तो बच्चों में ऐसी स्किल्स डेवलप की जाएं कि वो कहीं ना कहीं इस तरीके के अब्यूजेस को रोक पाए। यानी आपने सुना होगा कि बहुत सारी ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज देखी होंगी आपने जो सेफ चाइल्डहुड प्रोग्राम के अंडर ही आती हैं, जिसमें बच्चों को सिखाया जाता है स्किल कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गुड टच एंड व्हाट इज बैड टच। सो इफ अ चाइल्ड इज फीलिंग दैट बैड टच थिंग इज गोइंग ऑन विथ हिम और हर, तो बच्चा चिल्ला सकता है, अपने हाथ पैर चला सकता है, अपने टीचर्स या अपने पेरेंट्स को बता सकता है। बेसिकली वो स्किल डेवलप करते हैं कि हेजिटेशन जो है वो बच्चे की दूर हो जाए। इसको पंचायती राज मिनिस्ट्री एंड यूनिसेफ इंडिया ने मिलकर इंप्लीमेंट किया है। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक आते हैं, दैट इज अडॉप्शन। अडॉप्शन जो है, बेसिकली अडॉप्शन क्या होता है, परमानेंट लीगल ट्रांसफर होता है, ठीक है ना, परमानेंट लीगल ट्रांसफर ऑफ पेरेंटल राइट्स। तो इसमें जो पेरेंट्स हैं जो बच्चे को अडॉप्ट करते हैं, तो ऑब्वियसली बायोलॉजिकल रिलेशन तो नहीं है उनका, लेकिन जब वो लीगली बच्चे को अडॉप्ट करते हैं तो जो राइट्स पेरेंट्स के होते हैं या फिर बच्चे के होते हैं, जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स या बच्चे के जो राइट्स होते हैं, वो राइट्स भी लीगली इनके साथ ट्रांसफर हो जाते हैं। दैट मींस लीगली अब पेरेंट्स को भी अपने बच्चों का ख्याल रखना पड़ेगा एंड बच्चे को भी अपने पेरेंट्स का ख्याल रखना पड़ेगा या फिर उनके साथ रहना होगा। ये जो अडॉप्शन की पूरी प्रोसेस है, चाहे हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें या फिर राइट्स की बात करें, ये जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, दैट इज जेजे एक्ट 2015 के अंडर आता है। और जो पूरा का पूरा अडॉप्शन प्रोसीजर है इसमें जेजे मॉडल रूल्स 2016 के अंडर लिया गया है। गवर्निंग प्रिंसिपल्स, जेजे एक्ट अभी अडॉप्शन में ही आता है, सो वील स्टडी दैट। गवर्निंग प्रिंसिपल्स हैं अडॉप्शन के, चिल्ड्रन के अडॉप्शन के इंडिया में, उसको देख लेते हैं कि चाइल्ड्स बेस्ट इंटरेस्ट शैल बी पैरामाउंट कंसिडरेशन, प्रेफरेंस शैल बी गिवन टू इंडियन सिटीजंस। मतलब ऐसा है कि अगर किसी इंडियन बच्चे को कोई पेरेंट अडॉप्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले यह ख्याल रखा जाता है कि जो पेरेंट्स हैं वो वेल टू डू हैं, प्लस जो इंडियन पेरेंट्स हैं उन्हीं को प्रायोरिटी दी जाती है। क्योंकि जब एक इंडियन बच्चे को अडॉप्ट करते हैं कोई पेरेंट, तो यह देखा जाता है कि जो सोशल कंडीशंस हैं या फिर जो कल्चरल कंडीशंस हैं या फिर जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं वो कहीं ना कहीं सेम हो, तो बच्चा जो है आसानी से घुल मिल जाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि किसी इंडियन बच्चे को जो फॉरेन पेरेंट्स हैं वो अडॉप्ट नहीं कर सकते, नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जो प्रायोरिटी है वो इंडियन पेरेंट्स को ही दी जाती है। और जितने भी अडॉप्शंस होते हैं उनका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो केयरिंग्स के अंडर होता है। ये एक अलग बॉडी है, इसके बारे में भी हम लोग अभी पढ़ेंगे, और इसमें जो कॉन्फिडेंशियलिटी है वो मेंटेन की जाती है। नेक्स्ट इज डिसरप्शन एंड डिसोल्यूशन ऑफ अडॉप्शन। देखिए कभी कभी अडॉप्शन इज अ गुड थिंग जिसको सोसाइटी और गवर्नमेंट दोनों इंकरेज करती है, लेकिन अडॉप्शन हमेशा सक्सेसफुल हो ये जरूरी नहीं है। कभी कभी वो एक फेलियर बन जाता है पेरेंट्स की तरफ से और कभी कभी बच्चों की तरफ से, तो कभी कभी डिसरप्शन या डिसोल्यूशन हो जाता है अडॉप्शन का, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो जो कारा है, दैट इज सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, उसकी ये रिपोर्ट है कि पिछले 5 साल में 246 केसेस 246 केसेस ऐसे आए हैं जहां पर अडॉप्शन का डिसरप्शन हो गया है, और 10 केसेस ऐसे आए हैं जहां पर उस अडॉप्शन का पूरी तरीके से डिसोल्यूशन हो गया है, कैंसिल हो गया, रद्द हो गया। तो डिसरप्शन और डिसोल्यूशन में थोड़ा सा हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं। डिसरप्शन का मतलब यह होता है कि जो
चाइल्ड है जिस फैमिली के पास गया है, अडॉप्टिव फैमिली के पास गया है, वो बेसिकली एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, चाइल्ड इज नॉट दैट एडजस्टिंग, या तो चाइल्ड एडजस्ट नहीं कर रहा है या फिर उसे ऐसा माहौल नहीं मिल रहा है जिसकी वजह से वो एडजस्ट हो पाए। तो स्टेट अडॉप्शन रिसोर्स जो एजेंसी है वो बेसिकली इस मैटर में काउंसलिंग रखती है, पेरेंट्स की भी काउंसलिंग होती है और बच्चे की भी काउंसलिंग होती है, क्योंकि वहां पर वो मैनेजमेंट या फिर कोऑपरेशन या कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है। लेकिन डिसोल्यूशन में क्या होता है, डिसोल्यूशन में जिस तरीके से जो अडॉप्शन है वो लीगली हुआ था, तो वो अडॉप्शन कैंसिल हो जाता है लीगली, यानी कि पेरेंट्स ने बच्चे को अडॉप्ट किया था लेकिन मैनेजमेंट नहीं हो पाया, कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया, तो यहां पर डिसोल्यूशन कर दिया जाता है। इसमें भी स्टेट अथॉरिटी आती है बीच में और केयरिंग्स और कारा के पास भी रिपोर्ट जाती है, लेकिन इसमें अगर वो उसको डिसॉल्व कर दिया जाता है, दैट मींस बच्चा जहां से अडॉप्ट किया गया था, जहां के से बच्चे को, बच्चा वहां वापस चला जाता है एंड पेरेंट्स आर बैक टू देयर प्लेस। ठीक है, चलिए नाउ इट्स जेजे एक्ट। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितने भी अडॉप्शन से रिलेटेड जो प्रोसेस है, जो कन्वेंशन है, उसमें जो जेजे एक्ट की गाइडलाइंस है वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ अडॉप्शन। सो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है वो अडॉप्शन को बेसिकली अप्रूव करता है, जो ऑर्फन बच्चे होते हैं उनके अडॉप्शन को भी अप्रूव करता है, और जो अबैंडन बच्चे होते हैं, मतलब जिन्हें बस छोड़ दिया गया है उन्हीं के हाल पर, उनके अडॉप्शन के बारे में भी वो अप्रूव करता है। ये हेग कन्वेंशन जो है, जो इंटर कंट्री अडॉप्शन 1993, उसी की गाइडलाइंस से अपनी गाइडलाइंस को ओवरलैप करता है। वुमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री के अंडर आएगा और इसमें रिलेटिव्स के थ्रू जो बच्चों को अडॉप्ट किया जाता है, ठीक है, कभी कभी रिलेटिव्स होते हैं जिनके पास बच्चा नहीं है, तो जो इशू नहीं कर पा रहे हैं, तो वो अपने रिलेटिव से ही बच्चा अडॉप्ट करते हैं, लेकिन उसकी जो प्रोसेस है वो भी लीगल ही होती है। तो अगर कोई रिलेटिव अपने किसी दूसरे रिलेटिव के बच्चे को अडॉप्ट कर रहा है तो वो भी जेजे एक्ट 2015 के अंडर ही आएगा। इसमें लेकिन थोड़े से रेस्ट्रिक्शंस भी हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। जो पूरे के पूरे अडॉप्शन होंगे अगेन सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी कारा के अंडर ही होंगे। कारा, केयरिंग्स और जेजे एक्ट एंड यूएन कन्वेंशन अडॉप्शन वाला, ये सारे के सारे एक ही सर्कल के कहीं ना कहीं बैंड्स हैं जो आपस में बहुत अच्छी तरीके से कनेक्टेड होते हैं। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो रिकॉग्नाइज करती है इंस्टीट्यूशन को हर एक डिस्ट्रिक्ट में, जो स्पेशल अडॉप्शन एजेंसी है। और इसमें हम लोग थोड़े बहुत और एक्स्ट्रा रूल्स देख लेते हैं। दैट कारा विल रिपोर्ट द अडॉप्शन अंडर जेजे एक्ट। तो जेजे एक्ट के अंदर जितने भी अडॉप्शंस हुए हैं तो उनकी तो रिपोर्ट बनती है, उनका पूरा डाटा कलेक्शन होता है। तो जो कारा है वो केयरिंग्स को क्या करती है, उन रिपोर्ट्स के बारे में पूरी की पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन देती है। इसमें इंटर कंट्री एंड इंट्रा कंट्री दोनों जो प्रोसेस हैं, दोनों जो स्टेजेस हैं अडॉप्शन की, या दोनों अलग तरीके हैं अडॉप्शन के, उन दोनों को इसमें अप्रूव किया गया है, राइट। और जो कारा है वो अपने अडॉप्शन के जो रिकॉर्ड हैं वो भी मेंटेन करती हैं एंड देन उसको फॉलो अप भी किया जाता है, बिकॉज अडॉप्शन करवा दिया बच्चे का, यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं होती। अडॉप्शन होने के बाद उस बच्चे का ख्याल कैसा रखा जा रहा है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, तो उसके बारे में भी देखा जाता है। नेक्स्ट इज प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स, दैट इज पीएपी। ये जेजे एक्ट का ही पार्ट है। इसमें बेसिकली क्या है कि गाइडलाइंस दी गई हैं, डिफाइन किया गया है पेरेंट्स के बारे में कि अगर पेरेंट्स जो है वो बच्चे को अडॉप्ट कर रहे हैं तो पेरेंट्स के पास क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए कि वो बच्चे को अडॉप्ट कर सके। नंबर 1, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली वो लोग स्टेबल होने चाहिए, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। इसके अलावा उनको कोई लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल कंडीशन नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो जाए कि जो पेरेंट्स बच्चे को अडॉप्ट कर रहे हैं वो पेरेंट्स खुद इतनी बड़ी कोई मेडिकल कंडीशन से जूझ रहे हैं कि आने वाले कुछ सालों में शायद वो जिंदा रहे या ना रहे, इसकी कोई गारंटी। तो इस सिचुएशन में बच्चे को उनको नहीं दिया जाता, क्योंकि बच्चा पहली ऑर्फन है, या अडॉप्टेड पेरेंट भी अगर नहीं रहे तो बच्चा फिर से ऑर्फन हो जाएगा। तो इट्स काइंड ऑफ वेरी टफ फॉर द मेंटल कंडीशन। इसके अलावा जो मैरिड कपल्स हैं उनको दिया जाता है, और जो दोनों पार्टनर्स हैं उन दोनों की कंसेंट जो है अडॉप्शन के लिए वो होनी चाहिए। और जो मैरिड कपल हैं उनका कम से कम 2 साल का स्टेबल रिलेशनशिप होना चाहिए, तभी अडॉप्शन की जो प्रोसेस है वो आगे हो सकती है। इसके अलावा अगर हम लोग सिंगल फीमेल की बात करें तो वो बेबी बॉय या बेबी गर्ल दोनों को अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन जो सिंगल मेल हैं वो गर्ल चाइल्ड अडॉप्ट नहीं कर सकते। ये दोनों पॉइंट्स भी काफी इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कारा के बारे में पढ़ते हैं, सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। अगेन जेजे एक्ट से ही रिलेटेड है ये बेसिकली जो इन कंट्री या फिर इंट्रा कंट्री या इंटर कंट्री के जो अडॉप्शंस होते हैं उनकी जो पूरी प्रोसेस होती है उसको रेगुलेट करती है, मैनेज करते हैं, मॉनिटर करते हैं, मेंटेन करते हैं। ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, जेजे एक्ट 2015 के अंडर ही इसको एस्टैब्लिश किया है एंड वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंडर ही
ये आती है। सो बेसिकली ये सेंट्रल अथॉरिटी ही आप इसको बोल सकते हैं। और ये जो इंटर कंट्री अडॉप्शन है वो हेग कन्वेंशन 1993 का जो हुआ था उसी की गाइडलाइंस को फॉलो करके इंप्लीमेंट किया जाता है। नेक्स्ट अगेन केयरिंग, जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे, दैट दिस इज चाइल्ड अडॉप्शन रिसोर्स इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस सिस्टम। ये बेसिकली एक सेंट्रलाइज्ड डाटा बैंक है, जैसा कि पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा कि केयरिंग जो है वो पूरी की पूरी रिपोर्ट अपने पास रखता है। तो बेसिकली एक सेंट्रलाइज्ड डाटा बैंक है कि जितने बच्चों को अडॉप्ट किया गया है पीएपीज के अंडर उनकी पूरी की पूरी रिपोर्टिंग होनी चाहिए, डिटेल डाटा होना चाहिए, और जो फॉलो अप किया जाता है वो भी इनकी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ही किया जाता है। राइट, चलिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है चाइल्ड का, दैट इज चाइल्ड लेबर। इसमें पहली जो पॉलिसी है हमारी दैट इज नेशनल चाइल्ड लेबर पॉलिसी NCLP 1987 की। ये एक्शन प्लान है, क्यों? क्योंकि चाइल्ड लेबर हमको खत्म करना है, उस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए। अब देखिए जितनी भी चाइल्ड लेबर के लिए जितनी भी स्कीम्स बनी होंगी तो उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो तो यही रहेगा कि हमको चाइल्ड लेबर खत्म करना है। तो किसी भी आप मिनिस्ट्री को देख लो, अगर आप माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री को उठा लो तो कहीं ना कहीं उसमें माइनॉरिटी के एम्पावरमेंट की बात की जाती है। वुमेन मिनिस्ट्री को उठा लो, चाइल्ड मिनिस्ट्री को उठा लो, किसी भी मिनिस्ट्री को उठाओ जो सोशल इश्यूज से रिलेटेड है, तो उनका जो मेजर ऑफ द मेजर जो ऑब्जेक्टिव होता है वो कहीं ना कहीं सेम ही होता है। तो जितनी भी स्कीम आएंगी चाइल्ड लेबर से रिलेटेड एक ही मेजर ऑब्जेक्टिव रहेगा कि चाइल्ड लेबर को खत्म करना है। लेजिस्लेटिव एक्शन प्लान है इसका, वो ये है कि गवर्नमेंट ने चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 इंप्लीमेंट किया हुआ है। ये ऐसे एम्प्लॉयमेंट या फिर ऐसे काम जिसमें बेसिकली चिल्ड्रन की जो कंडीशन है वो बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, उसको पूरी तरीके से क्या करता है, प्रोहिबिट करता है। राइट, इसके अलावा द फैमिलीज ऑफ चाइल्ड लेबर आर गिवन प्रायोरिटी फॉर देयर अपलिफ्टमेंट। इसमें डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी चलाए जाते हैं। डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो बच्चे चाइल्ड लेबर के शिकार हो चुके थे अब वो वहां से बाहर निकल चुके हैं तो उन बच्चों के लिए भी डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया जाता है, और उन बच्चों की जो फैमिली है उनके लिए भी यहाँ पर डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया जाता है। जब बच्चों के डेवलपमेंट प्रोग्राम की मैं बात कर रहा हूं दैट मीन्स चाइल्ड लेबर में जो रह चुके हैं तो उनका एजुकेशन, उनकी हेल्थ, उनकी हॉबीज डेवलप करना, स्किल्स डेवलप करना, एटसेट्रा एटसेट्रा, सारी की सारी चीजें इस डेवलपमेंट प्रोग्राम में आ जाती है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर आता है। नेक्स्ट इज चाइल्ड लेबर, नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट स्कीम दैट इज NCLPS। ये 1988 में स्टार्ट की गई थी, एंड अगेन यू कैन सी द ऑब्जेक्टिव इज सेम कि भैया जो चाइल्ड लेबर हैं उनको रिहैबिलिटेशन प्रोवाइड करवाना है। अगेन द ऑब्जेक्टिव इज सेम, चाइल्ड लेबर मॉनिटरिंग, ट्रैकिंग, रिपोर्टिंग सिस्टम, ये ऑब्जेक्टिव सेम ही होते जाएंगे, इसलिए स्कीम्स पढ़ना थोड़ा सा इजी हो जाता है, क्योंकि आपको सिर्फ स्कीम का जो नाम है वो देखना रहता है, और इनके जो थोड़े बहुत जो प्रोसेस है इंप्लीमेंटेशन के या इनिशिएटिव है वो थोड़े बहुत एक दो लाइन के अलग रहते हैं, अदरवाइज ऑब्जेक्ट्स इनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इनके वो सारे के सारे सेम रहते हैं। अगेन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर ही आएगा। नेक्स्ट इज पेंसिल, प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट फॉर चाइल्ड लेबर। इसका जो मेन एम है, अगेन यू कैन सी, चाइल्ड लेबर फ्री सोसाइटी बनाना है। एम एंड ऑब्जेक्ट सबके सेम होते जाएंगे। ये बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है, इसमें सेंटर, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जनरल पब्लिक सारे के सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट इज चाइल्ड लेबर प्रोटेक्शन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2016। ये जो चाइल्ड लेबर एक्ट था 1986 का, ये उसको अमेंड करके बनाया गया है 2016 में। ये जो एक्ट है ये 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे रहते हैं उनको बेसिकली प्रोहिबिट करवाता है या फिर उनको रोकता है चाइल्ड लेबर का शिकार बनने से, और उन बच्चों की मदद करता है कि ये कहीं ना कहीं अपने स्कूल आवर्स को किसी भी तरीके से वेस्ट ना करें। लेकिन स्कूल आवर के बाद, अपनी पढ़ाई के पीरियड के बाद अगर वो अपनी फैमिली की मदद करना चाहते हैं काम में, दैट इज ओके, लेकिन वो स्कूल आवर को बर्बाद करके चाइल्ड लेबर में जा रहे हैं तो ये उसको पूरी तरीके से रोकेगा। सो अगर यहां पर चाइल्ड लेबर को खत्म करने की बात की जा रही है एंड यहां पर इस बच्चों के स्कूल आवर में एजुकेशन की बात की जा रही है, तो सीधी सी बात है कि जो राइट टू एजुकेशन है आर्टिकल नंबर 21A के अंडर, उसको भी यहां पर इन्वॉल्व किया जाएगा। ओके, यहां पर एक नई कैटेगरी में बात की गई है एडोलेसेंट एज, जो 14 से 18 साल तक की उम्र के बच्चों के बारे में कहा गया। बेसिकली क्या है कि मैंने अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो चाइल्ड डेफिनेशन है वो अलग अलग होती है, तो इसमें चाइल्ड लेबर एक्ट में जो चाइल्ड डेफिनेशन है वो 14 की है, लेकिन एडोलेसेंट जो एज कैटेगरी है वो 14 से 18 एक अलग कैटेगरी बनाई गई है। इसमें यह कहा गया है कि 14 साल से ज्यादा उम्र के जो बच्चे हैं
वो काम कर सकते हैं, लेकिन ऐसी जगह पर काम करना जो बेसिकली उनकी हेल्थ के लिए हार्मफुल हो या फिर बेसिकली हजार्डस हो, वहां पर वो काम नहीं कर सकते। जैसे माइनिंग का इलाका हो गया, या फिर ऐसे कोई फैक्ट्री में जहां पर आग लगने का हमेशा डर रहता है, वहां पर वो काम नहीं कर सकते, राइट। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल लेबर कन्वेंशन ऑन चाइल्ड लेबर। तो इंडिया ने इसको रेटिफाई किया है। दो मेजर कन्वेंशन है आईएलओ के, एक है कन्वेंशन नंबर 138 और दूसरा है कन्वेंशन नंबर 182। ठीक है, तो अब इसमें आईएलओ ने किसको डिफाइन किया है, चाइल्ड लेबर का मतलब क्या होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से। तो आईएलओ ये कहता है कि ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिससे कि किसी भी बच्चे का जो चाइल्डहुड है वो खत्म हो जाता है और उस बच्चे को फिजिकल हार्म होता है या फिर मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, तो वो एक्टिविटी या फिर वो एटमॉस्फेयर या फिर वो एनवायरमेंट चाइल्ड लेबर कहलाएगा। ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, ठीक है ना। एंड द वर्क दैट इंटरफेयर्स विद देयर स्कूलिंग, और ऐसी डेफिनेशन में एक और चीज है कि ऐसा कोई काम अगर बच्चा कर रहा है या फिर उससे जबरदस्ती करवाया जा रहा है जिससे उसकी स्कूलिंग जो है वो खराब हो रही है, तो ये भी किसके अंडर आएगा, ये चाइल्ड लेबर की डेफिनेशन के अंडर आएगा। अब हम लोग जिसके जो 138 और 182 जो तो कन्वेंशन है वो भी देख लेते हैं। द मिनिमम एज कन्वेंशन नंबर, दैट इज कन्वेंशन नंबर 138, ये बेसिकली इट रिक्वायर्स अ रेटिफाइंग स्टेट टू परस्यू नेशनल पॉलिसी फॉर इफेक्टिव अबॉलिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, यानी पूरी तरीके से जो चाइल्ड लेबर है वो खत्म होना चाहिए, उसके लिए नेशनल पॉलिसी बननी चाहिए। और जो मिनिमम एज है एम्प्लॉयमेंट या वर्क की, काम करने की या फिर एम्प्लॉयमेंट की, वो बढ़नी चाहिए। तो ये कन्वेंशन नंबर 138 कहता है आईएलओ का। नेक्स्ट इज कन्वेंशन नंबर 182। इसमें बेसिकली जो वर्स्ट फॉर्म होते हैं चाइल्ड लेबर के, उसको इसमें इन्वॉल्व किया गया है। चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन हो गया, चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो गई, या फिर चाइल्ड स्लेवरी हो गई, उन चीजों को इसमें इन्वॉल्व किया गया है। फोर्स्ड लेबर हो गया, इन चीजों को इन्वॉल्व किया गया है और इसको रोकना है। इसमें आर्म्ड कन्फ्लिक्ट भी आ जाता है, ठीक। तो ये दो इंपॉर्टेंट है। ये हमारे चिल्ड्रन के पीटी 360 के 5 साल के करंट अफेयर्स थे। सोशल इशू में जो विमेन का सेक्शन है वो कृष्णा सर ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं, जो हमारा पार्ट 1 था। इसके अलावा उसके बाद हम लोगों ने पार्ट 4 यूट्यूब पे अपलोड किया था, जो एजुकेशन से रिलेटेड था, जिसमें मैंने एजुकेशन की जो मिनिस्ट्रीज हैं उसको कवर किया था। दिव्यांशी मैम ने जो एजुकेशन के जो जनरल करंट अफेयर्स है वो कवर हुए थे। आज हम लोगों ने चिल्ड्रन के वी आर डन विद द चिल्ड्रन सोशल इश्यूज करंट अफेयर्स। इसके अलावा अब आपके पास पॉलिटी, सोशल इश्यूज के वल्नरेबल सेक्शंस, हेल्थ के भी आते रहेंगे। इट वुड टेक अ बिट टाइम, क्योंकि 5 साल के करंट अफेयर्स को कवर करना इज अ बिट टफ, बट धीरे धीरे आपकी एग्जाम से 1 महीने पहले तक सारा का सारा मटेरियल, या फिर उससे भी पहले सारा मटेरियल आपके पास वीडियोस के फॉर्म में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होगा। और अगर आप लोग इसको पीडीएफ के फॉर्म में चाहते हैं, सो यू कैन एनरोल दिस। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट पीटी 360 वीडियो। थैंक यू।